इंसान को कोई प्रॉब्लम है, मान लो उसको मैरिज की प्रॉब्लम आ रही है, उसका जो है डिवोर्स की संभावना उसकी बन चुकी है, तो वो कुंडली में कैसे पता चलेगी कि किस कारण बन रही है। ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, ऐसी विद्या है जो कभी ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं हो सकती। क्योंकि ये चीज़ें देखो शास्त्रों से, वेद पुराणों से चली आ रही है। बिजनेस को लेके, घर की सुख शांति को लेके, परिवार में कोई ना कोई अनबन चलती है, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट चलता है या किसी के संतान नहीं होती। तो वो क्या है कि देखो हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो वो डॉक्टरों से नहीं करवा सकते। तो शादी करने के लिए 36 के 36 गुण मिलाना जरूरी है। किसी लड़के का देवगण में जन्म हुआ है, अगर उसका उस लड़की के साथ विवाह किया जाए जिसका राक्षस गण में जन्म हुआ है, तो वो जो रिश्ता है ना वो कभी सक्सेस नहीं होता। अच्छा, अगर किसी को लव मैरिज करनी हो, या कई बार लोग कर भी लेते हैं और वो भी अपने 36 गुण मिलाते हैं, तो उनमें से मान लो 18 गुण नहीं मिल रहे हैं उनके, तो क्या वो शादी ना करें? ठीक है, अगर हम किसी की कुंडली एनालाइज करते हैं, अगर उनके गुण नहीं मिल रहे वहाँ पे, तो फिर भी क्या है कि उनकी शादी होनी जरूरी है, क्योंकि वो एक प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। तो ऐसे भी कुछ ग्रह नक्षत्र होते हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि इंसान को जॉब नहीं मिलेगी या फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में, या फिर जल्दी सक्सेस मिलेगी। नक्षत्रों में क्या होता है कि 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिसमें गंडमूल 6 नक्षत्र माने जाते हैं, जैसे अश्विनी हो गया, अश्लेषा हो गया, मूल, मगा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र हो गया। जैसे क्या होता है कि देखो बुध ग्रह को एक बुद्धि का मालिक कहा जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि बुध का जो प्रतीक है ना, ठीक है, वो इंसान के पेट को लेके चलता है, और उसके अंदर क्या होता है कि ये चीजें एनालाइज की जा सकती है कि इंसान की लाइफ में कब क्या योग बन रहा है। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं, वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है, तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें, और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। सो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है द डार्क वर्स पे। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कुंडली पे। जो भी हमारे जीवन में समस्याएं आती है, वो चाहे शादी से रिलेटेड हो, चाहे हमारे करियर से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, आखिर वो समस्याएं क्यों आती है, उन्हीं को जानेंगे कुंडली के माध्यम से, और उनके क्या क्या उपाय होंगे। इन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर मुकेश शर्मा जी, स्वागत करते हैं उनका। वेलकम सर। जय श्री राम जी। जय श्री राम सर। हेलो सर। हेलो जी। तो सर, सबसे पहला जो मेरा सवाल रहेगा यही रहेगा कि कुंडली का एनालिसिस आप किस तरह करते हो? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन आज का टाइम ऐसा हो चुका है कि हर एक इंसान इन चीज़ों में जल्दी से बिलीव नहीं करता। हाँ बिल्कुल। क्योंकि इसके पीछे क्या है कि कुछ रीज़न ऐसे हैं कि जैसे आजकल आप देखते हो कि लोगों में फ्रॉड वाला काम बहुत काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। वो स्कैम बढ़ रहा है। हाँ। जी जी, जैसे लोग तंत्र क्रिया को लेके, ज्योतिष को लेके, न्यूमेरोलॉजी को लेके, और हर तरीके से मतलब लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन हमारा मेन मकसद ये है कि लोगों तक सही चीज़ें पहुंचाई जाइए। क्योंकि देखो ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, ऐसी विद्या है जो कभी ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं हो सकती। क्योंकि ये चीज़ें देखो शास्त्रों से, वेद पुराणों से चली आ रही है। अब तो क्या है कि इन चीज़ों के बारे में लोग पढ़ाई करके भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे लोगों का खानदानी काम होता है, ठीक है, वो भी अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को लेके चल रहे हैं। लेकिन इस टाइम क्या हो रहा है कि ऐसी सिचुएशन हो चुकी है, लोग इन चीज़ों का इतना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे लोगों तक ये चीज़ें इस तरीके से पहुंच रही है कि लोगों के मन में इन चीज़ों के बारे में एक गलत भावना बन चुकी है। गलत भावना इस तरीके से, क्योंकि देखो हर एक इंसान परेशान होता है, हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती है। बिल्कुल चलती है। जैसे क्या है कि देखो बिजनेस को लेके, घर की सुख शांति को लेके, परिवार में कोई ना कोई अनबन चलती है, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट चलता है या किसी के संतान नहीं होती। तो वो क्या है कि देखो हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो वो डॉक्टरों से नहीं करवा सकता। वो सिर्फ ज्योतिष ही कर सकते हैं। वो एक ज्योतिष ही करवा सकता है। ठीक है, हमें क्या है कि अगर हमारी लाइफ में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, तो हमें एक बार हमारी कुंडली है ना वो किसी अच्छे ज्योतिष को दिखा लेनी चाहिए। क्योंकि उससे क्या होता है कि हमें हमारे ग्रह की जो दशा है वो पता चलती है, ग्रह चाल का पता चलता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम उन चीज़ों को एनालाइज करके हमारी प्रॉब्लम का जो स्टिक सॉल्यूशन है ना वो हमें मिल सकता है, जिसकी वजह से हमारी जो परेशानी है ना वो प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो सकती है। तो सर, जैसे मान लो किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम है, मान लो उसको मैरिज की प्रॉब्लम आ रही है, उसका जो है डिवोर्स की संभावना उसकी बन चुकी है, तो वो
कुंडली में कैसे पता चलेगी कि किस कारण बन रही है वो? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि अगर किसी भी हस्बैंड वाइफ के अंदर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो उसके पीछे का रीज़न वो हो सकता है क्योंकि उन्होंने पहले अपनी कुंडली को एनालाइज नहीं करवाया। कई बार क्या होता है कि हम शादी से पहले उन चीज़ों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। 36 गुण मिलाते हैं हम। हाँ जी, जैसे क्या है कि देखो टोटल 36 गुण होते हैं। हाँ। दोनों की कुंडली इस तरीके से मिलती है कि जैसे दोनों की डेट ऑफ बर्थ हो गई, जन्म टाइम हो गया, बर्थ प्लेस हो गया, उन दोनों के गुण मिलाए जाते हैं। अगर कम से कम 18 गुण मिल रहे हैं तो वो जो शादी है ना सक्सेस होने के चांस है। अच्छा। अगर उसमें से 17 गुण भी मिल रहे हैं तो वो सक्सेस होने के चांस नहीं है। मतलब कोई भी ज्योतिष है ना उस रिश्ते को बिल्कुल ही मना कर देगा वहाँ पे। अगर वो 18 गुण मिल रहे हैं तो वो उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए बोलेगा हाँ आप इस रिश्ते को कर सकते हो। अगर कुंडली के अंदर क्या होता है कि मंगलिक दोष है वहाँ पे, तो वो इतना महत्व रखता है कि अच्छे खासे रिश्ते को ना बिल्कुल खराब कर देता है। मांगलिक दोष। मांगलिक दोष। अच्छा। क्योंकि मांगलिक दोष क्या होता है कि इसका जो इफेक्ट है ना नॉर्मली 27 साल की उम्र तक रहता है। ठीक है, उसके बाद में इन चीज़ों का इफेक्ट है ना ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाता है। मांगलिक दोष क्यों होता है? क्योंकि कुंडली के अंदर पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में अगर मंगल ग्रह बैठा है, ठीक है, तो वो इंसान प्रॉपर तरीके से मांगलिक है। तो इसका 2 तरीके से उपाय होता है। एक तो कुंभ विवाह होना चाहिए या फिर जो हमारा पार्टनर है ना वो भी मांगलिक होना चाहिए। अगर दोनों में से एक मांगलिक है एक नॉन मांगलिक है तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है कि उन दोनों का जो रिश्ता है ना वो आगे खराब हो, चाहे वो 1 साल में, चाहे 2 साल में, चाहे 3 साल में, चाहे 5 साल में। और ये चीज़ें शास्त्रों में भी यही चीज़ लिखी हुई है कि अगर हम इस चीज़ों को ठीक नहीं करते तो आने वाले समय में हमारा जो रिश्ता है वो प्रॉपर तरीके से खराब हो सकता है। और इसके पीछे का जो मेन कारण ये है कि इसके अंदर मांगलिक दोष के अंदर एक मेन प्रॉब्लम ये भी आ जाती है, कई बार दोनों में से किसी एक पार्टनर की जान को भी खतरा होता है मांगलिक दोष से। मांगलिक दोष में। अच्छा। क्योंकि मंगल का जो प्रभाव है ना वो इंसान की लाइफ में इस तरीके से पड़ता है कि उसका जो रिश्ता है ना वो खराब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पार्टनर को गलत रास्ते भी लेके जा सकता है, उसकी बुद्धि को गलत तरीके से भी शो करवा सकता है। जैसे आजकल आप देख रहे हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कितने ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ठीक है ना। तो वो चीज़ें क्या है कि वहीं पे रिश्ते को बिल्कुल ही ख़राब कर देती है। और कई बार घर की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि फैमिली में ऐसे डिस्प्यूट चलते हैं, जैसे फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है, माता पिता रिश्ते को सही नहीं चलने देते। आजकल आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि जैसे अगर कोई लड़की की विदाई हो जाती है लेकिन उनकी जो पेरेंट्स होते हैं, उनकी जो मदर होती है, उनका इंटरफेयर काफ़ी होता है। मोस्टली ऐसे भी केस आ रहे हैं कि जिसकी वजह से वो रिश्ते ना बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि घूम फिर के बात फिर वहीं पे आ जाती है कि इसका जो मेन रीज़न है ना वो मांगलिक दोष का भी हो सकता है वहाँ पे। और अगर इसका सही समय पे इलाज नहीं किया जाए ना तो वो चीज़ें बिल्कुल ही ख़राब होगी। सो शादी करने के लिए 36 के 36 गुण मिलाना ज़रूरी है? देखिए, गुण मिलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखो पहली बात यह है कि देखो 36 के 36 गुण किसी के भी नहीं मिलते, क्योंकि 36 के 36 गुण सिर्फ माता शिव पार्वती के मिले हुए हैं, उसके बाद में किसी के भी नहीं। ठीक है। और गुण मिलाना इतना ज़रूरी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कम से कम 18 गुण मिलते हैं और गुण के साथ एक गण होते हैं इंसान के। जैसे जब इंसान जन्म लेता है ना तो वो एक देवगण में, राक्षस गण में या मनुष्य गण में, इन तीनों गणों में किसी एक गण में उसका जन्म होता है। तो वो जब हम कुंडली बनाते हैं तो उसमें वो सारी चीज़ें बताई जाती है। ठीक है। और देवगण का अगर विवाह, जैसे किसी लड़के का देवगण में जन्म हुआ है, अगर उसका उस लड़की के साथ विवाह किया जाए जिसका राक्षस गण में जन्म हुआ है तो वो जो रिश्ता है ना वो कभी सक्सेस नहीं होता। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर भी क्या दिक्कत आती है कि रिश्ते में कोई ना कोई डिस्प्यूट चलता रहता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मांगलिक दोष के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे इंसान का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलना, ठीक है, या फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आनी, वैसे संभावना क्या है कि इन चीज़ों में भी बनने लगती है। अच्छा, अगर किसी को लव मैरिज करनी हो या कई बार लोग कर भी लेते हैं और वो भी अपने 36 गुण मिलाते हैं तो उनमें से मान लो 18 गुण नहीं मिल रहे हैं उनके, तो क्या वो शादी ना करें? नहीं, इसके अंदर क्या होता है, देखो लव मैरिज एक ऐसा हिस्सा हो चुका है ज़िंदगी का जिसके अंदर क्या है कि इंसान कभी दुनियादारी नहीं देखता, वो कभी कुंडली नहीं देखता, कुछ नहीं देखता, वो कुछ भी नहीं देखता कि मतलब उसके सामने के दुनिया कुछ भी नहीं है। अगर वो किसी रिश्ते में आगे बढ़ रहा है तो वो सिर्फ सामने वाले को समझ के उस पर भरोसा रख के, एक लॉयल्टी पे भरोसा रख के वो आगे चल रहा है। ठीक है। अगर हम किसी की कुंडली एनालाइज करते हैं, अगर उनके गुण नहीं मिल रहे वहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि कम से कम 18 गुण मिलने चाहिए, अगर वो नहीं मिल रहे वहाँ पे तो फिर भी क्या है कि उनकी शादी होनी ज़रूरी है, क्योंकि वो एक प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। क्योंकि हम उस रिश्ते को वहाँ पे मना नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उन चीज़ों का प्रभाव है ना वो ख़त्म हो जाता है। जैसे क्या है कि देवी देवताओं को साक्षी मान के कुछ पूजा होती है,
जैसे मांगलिक का कुंभ विवाह होता है, ठीक है, वैसे ही क्या है कि इसके अंदर कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं वो करनी कंपलसरी होती है, जिसकी वजह से उन दोनों का जो बंधन है ना वो एक दूसरे के साथ बनता है। जैसे एक संजोग पूजा होती है ना, वैसे वो कार्य किया जाता है, तो जिसके जरिए क्या है कि उनकी जो आगे की लाइफ है ना वो अच्छी गुजरे। अच्छा सर, जो लव मैरिज होती है वो अगर हम कुंडली में देखना चाहें, जैसे कोई भी देखना चाहता है कि मेरी लव मैरिज होगी या नहीं होगी, कुंडली में कौन सा ग्रह बताएगा उसका? कुंडली के अंदर क्या होता है कि देखो एक शुक्र ग्रह मेन माना जाता है सबसे ज़्यादा, और उसके साथ होता है बृहस्पति ग्रह। हाँ। अगर आपका शुक्र ग्रह 5वें घर में बैठा हुआ है, हाँ। ठीक है, कुंडली के अंदर देखो 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, ठीक है, 12 लगन होते हैं, 12 भाव उसे माना जाता है, जिसे 12 ग्रह बोलते हैं हम, ठीक है। अगर 5वें घर में आपका शुक्र बैठा है या बृहस्पति भी बैठा है ना, तो वहाँ पे क्या है कि उसकी जो लव मैरिज होनी पक्की है, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा, जैसे कुछ ऐसा पर्सन आएगा जो उसके योग्य होगा, ठीक है, उसका साथ देने वाला होगा और उसके साथ स्टैंड लेने वाला होगा। मन पसंदीदा शख्स हम बोल सकते हैं उन चीज़ों को। और ऐसा भी होता है मतलब कि चाहे वो कितना ही जोर लगा ले, उसकी शादी होगी नहीं, लव मैरिज अरेंज ही होगी, ऐसा होता है? कई बार कुछ कारण होते हैं, जैसे हमें कोई पार्टनर पसंद है, हाँ। हमारा 2-3 साल का अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, हाँ। लेकिन कई बार क्या सिचुएशन आती है कि पार्टनर के कुछ ग्रह उल्टे चल रहे होते हैं, ठीक है, या हमारे कुछ ग्रह उल्टे चल रहे होते हैं, जिस वजह से वो हमारा रिश्ता ना वो ख़राब होने लगता है। अगर हम वहाँ पे अपनी कोई प्रेडिक्शन करवा ले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमें एक रास्ता मिल जाता है उन चीज़ों को ठीक करने के लिए। अगर हम उन चीज़ों को नहीं ठीक करते हैं या हमें कोई अच्छी राय नहीं मिलती किसी से, तो वो रिश्ता डेफिनेटली वहाँ पे ख़राब होता है। तो मेरा मानना यही है कि देखो, अगर हम किसी भी रिश्ते में हैं, ठीक है, और आज का टाइम ऐसा हो चुका है कि अपनी कुंडली के बारे में जानकारी ज़रूर लें। अच्छा, तो ऐसे भी कुछ ग्रह नक्षत्र होते हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि इंसान को जॉब नहीं मिलेगी या फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में, या फिर जल्दी सक्सेस मिलेगी, ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र होते हैं? देखिए, हमारे शास्त्रों में 27 नक्षत्र हैं टोटल, जिसमें 28वां नक्षत्र है ना अभिजीत नक्षत्र माना गया है। अच्छा, ठीक है। नक्षत्रों में क्या होता है कि 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जिसमें गंडमूल 6 नक्षत्र माने जाते हैं, जैसे अश्विनी हो गया, अश्लेषा हो गया, मूल, मगा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र हो गया। ये गंडमूल नक्षत्र ऐसे होते हैं कि जैसे आप देख लो कि जिस इंसान का भी जन्म इन नक्षत्रों में होता है वो गुणवान होता है, चतुर्वान होता है, बुद्धिमान होता है, अपने जीवन में काफ़ी सक्सेस हासिल करता है। कि मतलब ये देख लो कि वो अगर जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहिए ना तो वो कर सकता है, लेकिन उसके अंदर भी क्या होता है कि उसका एक ग्रह गोचर होता है, उसकी ग्रह चाल होती है, उसकी दशा और अंतरदशा वहाँ पे मेन काम करती है। लेकिन क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि जिस इंसान का भी गंडमूल नक्षत्र में जन्म होता है, ठीक है, उसकी जो बुद्धि है ना, जैसे मैंने बोला कि आपको वो बुद्धिमान होता है, उसकी जो बुद्धि है इस तरीके से काम करती है कि वो कुछ भी काम सोचता है ना उसमें उसको सक्सेस इतनी जल्दी मिलती है कि वो खुद भी नहीं सोच सकता। और कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन होती है कि उसकी लाइफ में अगर ग्रहों का उल्टा प्रभाव है या कुछ ग्रह नीच दृष्टि पे बैठे हुए हैं तो वहाँ पे क्या दिक्कत आती है कि वो चीज़ें सारी उल्टी होनी शुरू हो जाती है। तो बेटर उसके अंदर यही होता है कि वो उन चीज़ों का उपाय किया जाए, ठीक है, सही तरीके से चला जाए, और जब हम सही तरीके से चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे धर्म से चलते हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पे प्रॉपर रिजल्ट देती है हमें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी कुछ योग होते हैं कुंडली में? देखिए, देखकर हम पता लगाया जा सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाएगा। मेरे मुताबिक देखो, आज के टाइम पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ना ऐसी चीज़ हो चुकी है कि जैसे एक गलत रास्ते पे चलना, अपना घर खुद के हाथों ख़राब करना। क्योंकि आज का वक्त ऐसा हो चुका है कि कोई भी इंसान है अगर वो अपने हस्बैंड से खुश नहीं है, अगर वो अपनी वाइफ से खुश नहीं है, ठीक है, तो उसकी जो मेंटालिटी ये होती है कि उसको सुख चाहिए, चाहे वो घर से मिले चाहे वो बाहर से मिले। तो समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, वो हर एक इंसान के ऊपर गलत दृष्टि डालते हैं। जैसे हर एक इंसान की देखो सोच अच्छी नहीं होती, हर एक इंसान की सोच खराब नहीं होती, तो उनकी जो मेंटालिटी ऐसी होती है कि अगर कोई ऐसा पर्सन हमारी लाइफ में आ जाए जिस वजह से हमें एक सहारा मिले, तो वो इंसान एक सहारा ढूंढने लगता है, तो जिस वजह से वो गलत कदम उठाता है, लेकिन उसका जो एंड है ना वो एंड काफ़ी ख़राब है। क्योंकि एक बार तो वो देखो एक सुख के चक्कर में उस रिश्ते में आगे बढ़ जाता है वहाँ पे, लेकिन जब उसका एंड आता है, ठीक है, जब उसका वक्त ख़राब आता है, जब चीज़ें वो सामने आती है, तो बना बनाया घर भी उजड़ जाता है और उधर से वो रिश्ता सक्सेस भी नहीं हो पाता। क्योंकि देखो, जो शादी होती है वो एक ही बार होती है, परमात्मा ने सिर्फ एक ही बार संजोग लिखा होता है जिसके साथ वहाँ पे शादी होनी है। अगर हम बार बार कोई रिश्ता रखते हैं वो हम अपनी मर्जी से रखते हैं वहाँ पे, वो भगवान की कृपा से या भगवान की मर्जी से नहीं होता, ये बात है। तो चेंज कर सकते हैं उपायों से या फिर कुछ अन्य ग्रह नक्षत्र बदल के कुछ? देखिए, ग्रह नक्षत्र एक ऐसी चीज़ है जो किसी के लगाए लगती नहीं, किसी के हटाए हटती नहीं। मतलब कोई प्रॉब्लम कुंडली में अगर किसी व्यक्ति की आ रही है तो वो 100% प्रॉब्लम होगी ही होगी। इसके अंदर क्या होता है कि हम प्रेडिक्शन करते हैं वहाँ पे
कि इंसान का आने वाला वक्त कैसा है, हाँ कौन से महीने में या कौन से साल में उसका समय अच्छा है या बुरा है। तो अगर उसका समय बुरा है तो वहाँ पे उन चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके, ठीक है, उन चीज़ों की प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से जान के वहाँ पे उसके लिए उपाय अगले को पहले बताए जाते हैं कि इस समय आपकी लाइफ में ये दिक्कत परेशानी आएगी, आप उन चीज़ों से सावधान रहे। देखिए वो प्रॉब्लम तो हमें आनी ही आनी है, क्योंकि वो चीज़ एक नेचुरल है, कुदरती है, क्योंकि उसको ना तो हम हटा सकते हैं ना हम लगा सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम उपाय करते हैं ना उन चीज़ों का, तो उनका जो प्रभाव है ना बिल्कुल कम हो जाता है। जैसे हमें हमारी लाइफ में कोई 100% कोई चीज़ें नुकसान दे रही है, जैसे किसी का एक्सीडेंट होना लिखा है, ठीक है, किसी को कोई चोट होनी लिखी है, किसी की जेल यात्रा लिखी है, किसी की लाइफ में कोई रुकावट लिखी है, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो जो नुकसान है ना सिर्फ 20% होकर रह जाता है, बाकी 80% है ना उनसे बचाव हो सकता है उपायों से। अच्छा सर, एक चीज़ है, जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, तो क्या कुंडली के अंदर वो भी कुछ ग्रह या नक्षत्र उनके उल्टे सीधे होते इसके हैं? अंदर क्या होता है कि देखिए जो राहु ग्रह है ना वो इंसान की बुद्धि को कभी भी सही तरीके से नहीं लेके जाता। अगर राहु नीच दृष्टि पे बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि इंसान की जो मेंटेलिटी है ना वो गलत चलेगी वहाँ पे, क्योंकि उसका जो मन है ना किसी भी एक इंसान पे नहीं टिक पाएगा। वो हरदम यही चीज़ सोचेगा कि हर एक नए इंसान को ट्राई करने की कोशिश करेगा, सिर्फ एक यूज़ करने के, हाँ, तो वही जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, वो रीज़न सारा ज़्यादा है। सर डिवोर्स के भी योग बनते हैं, कुछ ऐसा कुंडली में देख के पता लगा इसका डिवोर्स 100% होगा? डिवोर्स का योग कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। कुंडली के अंदर जो 6वां घर होता है जिसे छठा भाव कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि 2 चीज़ें होती है मेन, एक तो डिवोर्स का होता है, एक होता है कर्ज का, ठीक है, और एक चीज़ साथ में ये भी होती है वहाँ पे अगर 6वें घर के अंदर चंद्रमा ग्रह बैठा होना है तो उसका क्या है कि जैसे विदेश यात्रा का योग बनता है। लेकिन जैसे अभी आपका मेन टॉपिक है डिवोर्स को लेके, अगर आपकी कुंडली के अंदर 6वें घर में पाप ग्रह बैठा हुआ है, जैसे राहु हो गया, केतु हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया या शनि हो गया, ये पाप ग्रह है, ये पाप ग्रह माने जाते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों का अगर प्रभाव उल्टा चल रहा है तो वो रिश्तों में क्या होता है कि डिस्प्यूट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से क्या होता है कि पति पत्नी में अनबन चलना, ठीक है, आपसी लड़ाई झगड़ा होना, मन मुटाव होना और किसी बाहरी पर्सन का इंटरफेयर होना रिश्ते में, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे अदर पर्सन हो, चाहे दोस्ती में, चाहे रिश्तेदारी में, चाहे कोई भी। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है सर, कई लोग अचानक से, कई लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, चलता चलता काम एकदम से गिर जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि रातों रात कोई इंसान इतना अमीर बन जाता है या फेमस हो जाता है, हम जैसे देखते हैं आजकल सोशल मीडिया में। इसके अंदर कौन से ग्रह बताते हैं? इसके अंदर क्या होता है कि देखो अगर हमारी लाइफ में अचानक से कुछ बदलाव आया वो हमेशा आता है शनि ग्रह की वजह से। शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो देखो 9 ग्रहों में से ना एक ऐसा ग्रह माना गया है जो सब ग्रहों पे उसकी दृष्टि रहती है, सिर्फ बृहस्पति ग्रह को छोड़ के, क्योंकि बृहस्पति ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसे देवों का गुरु माना गया है, मतलब 9 ग्रहों का गुरु माना गया है, सब ग्रहों पे उनकी दृष्टि रहती है। और जब वो नीच स्थान पे बैठा हुआ है तो तब क्या है कि इंसान की लाइफ में हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर जैसे मानिए कि कोई इंसान एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है, लेकिन अगर उसकी कुंडली के अंदर शनि की दशा या महादशा चल रही है तो उसकी जो लाइफ है ना वो उल्टी चलनी शुरू हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि उसके जो मेन रीज़न ये है कि वो वहाँ पे एक कर्मों की सज़ा देता है इंसान को। अगर किसी इंसान के अच्छे कर्म नहीं है तो वहाँ पे वो उल्टे कर्म चलने शुरू हो गए वहाँ पे, ठीक है। और जब वो चीज़ें अपना इफेक्ट दिखाएगी तो उसकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज आना, ठीक है, करियर में लॉस होना, परिवार में ऐसी संभावना बनी कि आप ये देख लो कि कोई ना कोई मेंबर उल्टा चले, चाहे बच्चे हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे कोई भी हो, जिसकी वजह से घर उजड़ने की काफ़ी संभावना होती है। सो सर कभी कभार हम देखते हैं कि कुछ व्यक्ति की शादी नहीं होती, काफ़ी एज हो जाती है, तो ये भी योग बनता है कैसे कुंडली में? तो जैसे आपने पूछा कि कुंडली के बारे में, कुंडली के अंदर किसी की शादी का योग भी होता है या नहीं होता है, या फिर कई लोगों की जल्दी शादी होती है या फिर कई लोगों की ओवर एज होने के बाद में भी शादी नहीं हो पाती। उसके पीछे देखो 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो इंसान की खुद की मर्जी होती है वहाँ पे, क्योंकि कई बार क्या है कि आज की जनरेशन में इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ना चाहता है तो वो अपने करियर पे फोकस रखता है। मतलब खुद की भी मर्जी होती है इसमें, अगर कुंडली में लेख लिखा है हमारी शादी होना तो हम खुद की मर्जी से उसे टाल सकते हैं? खुद की मर्जी से हम टाल सकते हैं। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि आपकी कुंडली में शादी का योग 25 साल की उम्र में है और आप वहाँ पे जिद पकड़ लोगे मैंने वो शादी करवानी ही नहीं है, मैंने 2 साल रुकना है, 3 साल रुकना है या 5 साल रुकना है, तो वहाँ पे चाहे भगवान भी आ जाए ना तो भी आपकी शादी नहीं हो सकती। मतलब एक इंसान अपनी डेस्टिनी को बदल सकता है। अच्छा, क्योंकि इंसान की लाइफ में क्या होता है कि 80% है ना एक एक्यूरेसी रहती है, एक प्रेडिक्शन रहती है कि वो कुंडली के अकॉर्डिंग चल सकता है, ग्रहों के मुताबिक चल सकता है, लेकिन 20% है ना उसकी जो मेहनत ही काम आएगी वहाँ पे।
क्योंकि वो मेहनत करेगा ना, मेहनत करके सब कुछ हासिल कर सकता है। अगर हम सिर्फ ये चीज़ पे भरोसा रखें कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ भगवान ही करेगा, ठीक है, तो सब कुछ देखो भगवान ही करता है, इंसान को हाथ पैर अपने खुद ही हिलाने पड़ते हैं, क्योंकि वो हार्ड वर्क ही ना वहाँ पे इंसान की सक्सेस को मुकाम पे पहुँचाएगा, ऐसे कुछ भी नहीं हो सकता। तो शादी को वाला टॉपिक की अगर बात चल रही तो कौन सा ग्रह है, कौन सा नक्षत्र होता है? जैसे देखो शादी के लिए जो मेन ग्रह माना जाता है वो माना जाता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का जो मेन मकसद ये होता है कि इंसान को तरक्की पे लेके जाना, इंसान के संजोगों को स्ट्रॉन्ग करना। सिर्फ शादी को लेके नहीं, अगर कोई प्रेम संबंधित कोई बंधन है, परिवार का कोई बंधन है, जैसे भाई बहन का हो गया, माँ बाप का हो गया, क्योंकि आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि जैसे रिश्ते नाते एक झूठे हो चुके हैं बिल्कुल ही, ठीक है। तो शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह माना जाता है कि अगर वो पॉजिटिव चल रहा है तो वहाँ पे ये बेनिफिट मिलता है कि इंसान की जो लाइफ में ना उसका एक अच्छा पार्टनर उसकी सोच के मुताबिक, उनकी मनपसंद के मुताबिक वो इसकी इंसान की लाइफ में आएगा। अच्छा, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं सर जिनको संतान की प्राप्ति ही नहीं होती है, तो क्या वो भी कुंडली के अंदर पहले से प्रेडिक्ट होता है? जी, अगर आप देखो किसी की कुंडली दिखानी है हमने, जैसे संतान के बारे में जानना है, तो उसमें क्या होता है कि देखो दोनों पार्टनर का नाम चाहिए, दोनों की डिटेल होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, जैसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड बर्थ प्लेस। कुंडली के अंदर क्या होता है कि जब दोनों की कुंडली मैच की जाती है, मैच मेकिंग के थ्रू उसके अंदर देखा जाता है कि कौन से ग्रह का पॉजिटिव असर कहाँ पे है, कौन से ग्रह का नेगेटिव असर कहाँ पे है। क्योंकि देखो इसके अंदर एनर्जीज होती है, हर एक ग्रह में एक एनर्जी होती है, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, शनि हो गया, राहु बुध केतु। इसके अलावा जो बाकी ग्रह, हर एक ग्रह का अपना एक मतलब है, अपना एक नज़रिया है, ठीक है, अपना एक जैसे फ़ायदेमंद रहता है वो, कि उसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। वैसे ही क्या है कि जैसे आपने मुझसे ये बात पूछी है कि उसके अंदर ये चीज़ें पता चल सकती है कि संतान होगी या नहीं होगी, तो उसके अंदर मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर 100% एक्यूरेसी रहती है कि इंसान के लड़का होगा या लड़की होगी, या फिर संतान का योग है या नहीं है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि देखो जो मेन ग्रह माने जाते हैं ना, वो राहु और साथ में क्या होता है कि बुध ग्रह का माना जाता है। जैसे क्या होता है कि देखो बुध ग्रह को एक बुद्धि का मालिक कहा जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि बुध का जो प्रतीक है ना, ठीक है, वो इंसान के पेट को लेके चलता है, पेट और दिमाग को, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है कि ये चीज़ें एनालाइज की जा सकती है कि इंसान की लाइफ में कब क्या योग बन रहा है, उसके लड़का होगा या लड़की होगी, ये चीज़ भी पता चल सकती है कुंडली के थ्रू। ऐसा भी कोई ग्रह या फिर ऐसा कोई नक्षत्र या लग्न होता है कि जिसे देखकर हम पता लगा सकता है कि हमें जॉब में जाना चाहिए, हमें बिजनेस करना चाहिए? कुंडली के अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 12 ग्रह होते हैं, उसके अंदर जो 8वां ग्रह होता है ना, जैसे 7वां तो होता है पार्टनर का, 8वां ग्रह होता है वो अपने करियर को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपनी बिजनेस को लेके, ठीक है। उसके अंदर अगर आपकी कुंडली के अंदर कोई पॉजिटिव ग्रह बैठा है, जैसे बृहस्पति हो गया, ठीक है, मंगल ग्रह हो गया, या फिर इसके अलावा चंद्रमा, तो वो क्या होता है कि देखो अगर चंद्रमा ग्रह बैठा है आपके 8वें घर में, तो वो आपको बिजनेस करवाएगा, वो करवाएगा खुद का बिजनेस ही, क्योंकि उसके अंदर जब चंद्रमा का इफेक्ट पड़ता है ना, तो इंसान अपनी मेहनत के दम पे खड़ा होगा। अच्छा, हाँ जी। अगर मंगल होगा वहाँ पे, तो मंगल के अंदर क्या चीज़ होगी, मंगल स्ट्रगल बहुत करवाएगा, उसमें नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है ना वो लाइफ में अप एंड डाउन चलता है ज़्यादा। क्योंकि उस वजह से क्या होता है कि इंसान की मेहनत है ना, मेहनत उस तरीके से नहीं सामने आती जिस तरीके से वो चाहता है। कि जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि वो सोचता कुछ है, होता कुछ है, करता कुछ और बनता कुछ। हाँ, अनप्रडिक्टेबल हो जाता है। तो जब वो चीज़ें ठीक है वहाँ पे बैठी होती है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी इंसान है, ठीक है, अपनी पूरी मेहनत कर रहा है किसी चीज़ में, लेकिन जब वो ग्रह अपना इफेक्ट दिखाता है ना, तो वो उसकी मेहनत है ना, जैसे उसने 99% उसका काम बन गया, लेकिन 1% पे आके वो चीज़ें सारी की सारी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो उसको ये होगा कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन सारा जो इफेक्ट है ना वो सिर्फ ग्रहों का और कुछ भी नहीं। तो सर सरकारी जॉब की अगर बात करें तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो सरकारी जॉब प्रेडिक्ट करवाता है कि अगर कुंडली में ये सारा ग्रह नक्षत्र है तो सरकारी जॉब मिलेगी ही मिलेगी? ये होता है बृहस्पति ग्रह का। अच्छा, 10वें घर में अगर आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति ग्रह बैठा हुआ है, तो उसके अंदर क्या होता है कि इंसान का 100% योग बनता है गवर्नमेंट जॉब का। अच्छा, चाहे वो रेलवे लाइन में हो, चाहे वो पुलिस लाइन में हो, हाँ, मतलब सरकार से रिलेटेड कोई चाहे भी। वो सरकार से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी लाइन हो, उसमें वो चीज़ें सक्सेस होती है। अच्छा सर, कुंडली को देखकर किसी की भी पर्सनैलिटी या पर्सनैलिटी एनालिसिस जो करते हो या बताते हो फ्यूचर के बारे में आप, जी, मतलब कि प्रेडिक्शन वो किस तरह से निकालते हो? जैसे मेष राशि है, आप बताते हो कि मेष राशि के ज़िंदगी में आगे आने वाले महीनों में ये घटनाएं घटने वाली है, तो वो कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र, कैसे जैसे क्या है predict कि करते हो? अभी मई का महीना चल रहा है, हाँ, ठीक है, जेठ वैसाख का महीना है,
और अगर आपको नॉलेज होगी इन चीज़ों के बारे में कि ये जो अब इस साल में महीना है ये बदीक महीना है। बदीक महीना क्या होता है कि जैसे 12 महीने होते हैं, ठीक है, इसमें एक महीना बढ़ के आया है और ये जो महीना है ना एक दान पुण्य के रूप में माना जाता है, जैसे जेठ बैसाख का महीना हो गया। और जैसे आपने पूछा है कि देखो मेष राशि के बारे में, मेष राशि का जो स्वामी ग्रह मंगल माना जाता है। जैसे किसी भी इंसान का ए अक्षर पे नाम है, एग्जाम्पल के तौर पे अजय का ले लिया हमने, ठीक है, तो अजय की मेष राशि बनेगी, उसका स्वामी ग्रह मंगल बनेगा। तो उसके जरिए क्या होता है कि जब हम उसकी कुंडली को एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं, अच्छे से चेक करते हैं, तो उसके अंदर प्रेडिक्शन के अंदर ये चीज़ आती है कि कौन सा समय उसका खराब है, कौन सा समय उसका अच्छा है। एक क्वेश्चन आपने मेरे से ये भी पूछा कि उसका स्वभाव कैसा हो सकता है, ठीक है। स्वभाव के अंदर क्या होता है कि वो इंसान एक मेहनती रहेगा, ठीक है, स्ट्रगल करने वाला रहेगा, उसकी लाइफ में काफ़ी वो आगे बढ़ने की सोच रखेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि मेष राशि के अंदर मंगल ग्रह का इतना इफेक्ट पड़ता है कि वो इंसान एक परिवार की वजह से ना आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसके पीछे कुछ रीज़न ऐसे आ जाते हैं कि जैसे कुछ लोगों की फैमिली प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन वो इंसान ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहता है, लेकिन कोई ना कोई रीज़न ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता वहाँ पे। और उसके स्वभाव के तौर पे अगर देखा जाए तो वैसे तो उसका माइंड काफ़ी शार्प रहता है, ठीक है, और स्वाभिमान के तौर पे देखिए लोगों की मदद करना, उनकी सोच ऐसी होती है कि लोगों का साथ देना हमने, ठीक है, और जैसे दूसरों का अच्छा करना, लेकिन खुद का एक मैं ये कह सकता हूँ कि इंसान को यश ना मिले किसी चीज़ का, कि जैसे हम लोगों का भला करते हैं ना, जैसे आप मेरे पास आए, मैंने आपकी हेल्प कर दी, ठीक है, कोई और आया उसकी हेल्प कर दी, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मेरे साथ कोई खड़ा नहीं रहेगा। ये चीज़ होती है। अच्छा, तो लड़का और लड़की जो होते हैं उनकी कुंडली अलग अलग होती है? दोनों की कुंडली अलग अलग होती है। तो जैसे हम किसी लड़की को अगर लेते हैं, उसकी जैसे मान लो कि उसकी कुंडली एनालिसिस करनी है, उसकी अपने को पर्सनैलिटी एनालिसिस करनी है, तो वो किस तरह से होगी और क्या होगी? जैसे लियो राशि की हम ले लेते हैं, सिंह राशि की, सिंह राशि की, ठीक है। मान लो किसी लड़की का नाम स्नेहा है, तो स्नेहा नाम की लड़की की हम पर्सनैलिटी कैसे करेंगे? देखिए स्नेहा नाम की लड़की का जो राशि बनेगी, ठीक है, वो बनेगी कुंभ राशि। कुंभ राशि बनेगी। कुंभ राशि बनेगी, ठीक है। कुंभ राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वो होता है शनि, ठीक है। सेकंड चीज़, जैसे आपने पूछा कि उसकी पर्सनैलिटी का कैसे पता चल सकता है, पर्सनैलिटी के अंदर क्या चीज़ें आती है कि उसका स्वभाव कैसा होगा, ठीक है, कि वो हमारे घर के लायक है या नहीं है, कि अगर हम उस इंसान से रिश्ता जोड़ते हैं लाइफ में, ठीक है, तो वो कैसा रहेगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो उसके अंदर क्या होता है कि देखो हम सामने वाले की तो कुंडली एनालाइज कर लेंगे, उसके बारे में तो हर एक चीज़ जान लेंगे कि उसका स्वभाव ऐसा है, ठीक है, वो नेचर वाइज ऐसी होगी, ठीक है, या इतनी उसकी लाइफ में पढ़ाई लिखी है, करे नहीं करे वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी इंसान से रिश्ता जोड़ते हैं ना, तो उसके अंदर दोनों चीज़ें ही मैटर करती है, क्योंकि सिर्फ एक इंसान को लेके हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि दोनों की कुंडली ही मैच करके उस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर हम एक इंसान को देखें, उसकी कुंडली एनालाइज करें, वहाँ पे सिर्फ उसके नेचर के बारे में जाने और हमारा नेचर उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट हो, ठीक है, तो वो रिश्ता कभी सक्सेस नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ जी। अच्छा सर, जैसे न्यूमरोलॉजी में भी होता है और हस्तरेखा जब हम देखते हैं पता चलता है कि कोई इंसान कितना लॉयल हो सकता है आपके लिए, जो आपका पार्टनर है, तो कुंडली के अंदर भी पता चलता है ऐसा? कुंडली के अंदर वो चीज़ें देखो इतना मालूम नहीं हो सकती, क्योंकि आज का टाइम ऐसा हो चुका है कि हर एक इंसान की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मेंटालिटी लेके वो चलता है, क्योंकि कब वो इंसान बदल जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जैसे आपने आजकल देखे होंगे कि लोगों के रिलेशनशिप अच्छे चलते चलते ख़राब हो जाते हैं। कई बार उसके पीछे किसी का रीज़न ये भी होता है कि कोई थर्ड पर्सन इंटरफेयर कर रहा है। कई बार कुछ रीज़न ऐसे होते हैं कि हम फैमिली में बात करते हैं तो फैमिली वाले नहीं मानते। कई बार रीज़न ऐसे होते हैं कि इंसान की जो सोच है ना वो अपने पार्टनर को लेके बिल्कुल ही बदल जाती है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि जैसे 2-2 साल के रिलेशनशिप है आसानी से ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि हमारी खुद की जो मेंटालिटी है ना वो उस इंसान को लेके चेंज हो चुकी है, क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ें शो होने लगती है कि हमारा इस इंसान से मन मर गया, कि हमारा जो मन है ना अभी किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ज़्यादा। तो वो चीज़ें क्या होता है कि रिश्ते को बिल्कुल ही ख़राब कर देती है। तो अब हम अगर उपायों की बात करें सर, कुंडली के हिसाब से ये उपायों की बात करेंगे, या तो राशियों की बात करते हैं, राशियों के उपायों की, या फिर प्रॉब्लम ले लेते हैं। जैसे किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा अगर चढ़ गया है तो कौन मतलब क्या उपाय करेंगे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? देखिए इसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी भी इंसान के ऊपर कर्जा काफ़ी ज़्यादा है तो देखो पहले तो उसका काम देखा जाता है कि वो क्या काम करता है। अगर किसी के ऊपर कोई 5 लाख का कर्जा है लेकिन उसकी मंथली इनकम ठीक है 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार रुपये है,
और वो हमारे पास अपनी प्रॉब्लम लेके आता है कि हमारा कर्ज मुक्त करवा दो, हाँ हम उनको बोल दे कि नहीं हम आपका कर्जा ठीक है 1 महीने में या 2 महीने में ख़त्म करवा देंगे, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं ये है, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि उसकी उतनी सैलरी नहीं है, ठीक है। अगर वो मंथली 5,000 भी अपनी इनकम से निकालेगा तो उसको काफ़ी समय लग जाएगा। कर्ज मुक्त करने के लिए क्या होता है कि देखो, कुबेर यंत्र होता है, कुबेर देवता की पूजा होती है, उनकी साधना होती है, ठीक है, वो करनी पड़ती है, जिसके ज़रिए क्या होता है कि देखो महालक्ष्मी का वास होता है। हाँ जब महालक्ष्मी का वास होता है ना, तो तब वो चीज़ें ना इंसान की लाइफ में ना पॉजिटिव रिजल्ट दिखाना शुरू करती है, उसके काम में बढ़ोतरी होती है, उसकी सेविंग होती है वहाँ पे, ठीक है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि उनके घर में बरकत हो रही है, तो तब वो उनका जो पैसा है ना वो वहाँ पे जुड़ना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी जो सैलरी बेस पे, ठीक है, जो उसकी इनकम आ रही है वहाँ पे, वो जो सेविंग कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि वो चीज़ें वहाँ से निकलती रहती है और धीरे धीरे उसका जो कर्जा है ना वो उतरता रहता है, कि इंसान को एक सोर्स मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है उन चीज़ों से निकलने के लिए। अदरवाइज वो उन चीज़ों में उलझा रहता है, वो परेशान रहता है। सर, अगर कोई गरीब आदमी है या कोई मिडिल क्लास आदमी है, वो अमीर बनने का ड्रीम देखता है, तो उसकी अमीर बनने की जो जर्नी है उसके अंदर कौन से उपाय और कौन कौन से ग्रह है जो उसकी हेल्प करते हैं? देखिए, मैं आपको अमीर बनने के लिए ये तो नहीं कह सकता कि हम उपाय के ज़रिए चलें, क्योंकि कोई भी ऐसी विधि नहीं है, कोई भी ऐसी पूजा नहीं है कि एकदम से इंसान को अमीर बना दे। लेकिन फिर भी जो जो ग्रह उसकी हेल्प कर सकते हैं, वो उन ग्रहों की शक्ति या जो भी एनर्जी बढ़ा सकता है उसके लिए। तो उसके लिए क्या है कि देखो, एक राहु ग्रह सबसे मेन माना जाता है। राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह माना जाता है कि जिसके अंदर क्या होता है कि अगर इंसान लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहता है, अगर राहु ग्रह ऊंच का है, जिसे हम पॉजिटिव कह सकते हैं, अगर वो ऊंच का है, तो इंसान अगर गलत रास्ते पे भी चल रहा है ना, मतलब कहने का ये है कि 2 नंबरी काम भी कर रहा है, तो उसमें भी उसको बेनिफिट ही मिलता है। उसमें भी बेनिफिट ही मिलेगा। हाँ जी, क्योंकि उसकी जो सोच है ना इस तरीके से चलती है कि उसकी लाइफ में ना उसने कुछ ना कुछ बनना है, कुछ ना कुछ कमाना है, करना है कुछ ना। हाँ जी। तो जब वो उस रास्ते पे चलता है ना, तो राहु ग्रह का इतना प्रभाव रहता है वहाँ पे कि वो हर एक चीज़ में फ़ायदा दिलाना शुरू करता है। कि अगर उसकी लाइफ में कोई पार्टनर भी आ रहा है, पार्टनर एज ए बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या है कि उसकी लाइफ में कोई पार्टनरशिप करना चाहता है, वो पार्टनर भी आ रहा है तो वो भी उसमें उसका साथ देगा, ठीक है। कोई और उसके साथ जुड़ना चाहता है तो वहाँ भी उसको उसकी लाइफ में काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो फिर राहु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? राहु ग्रह को देखो स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तो देखो इसके जाप होते हैं, वो करने ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या होती है कि वीरवार के दिन इसके सफ़ेद चीज़ों के दान होते हैं, जैसे आटा हो गया, गुड़ हो गया, चावल हो गए, चीनी हो गई, दूध हो गया, दही हो गया। या फिर हम एक काम और कर सकते हैं कि जैसे अगर किसी इंसान की लाइफ में राहु की दशा चल रही हो और अगर राहु नीच दृष्टि पे हो, मतलब उसका उल्टा प्रभाव चल रहा हो, तो मछलियों को ना आटे की पेड़ियाँ बना के खिलाना सबसे बढ़िया मानी गई है। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि एक तो वो दान पुण्य के रूप में जाती हैं चीज़ें, एक धर्म के रूप में जाती है, और जब इंसान धर्म के रूप में चलता है तो भगवान भी देखो उसकी पूरी सहायता करता है। उसकी जो सोच है, उसकी जो भावना, उसकी जो नीयत है उस काम को लेके, वो उस काम में 100% सक्सेस होता है। तो सर, अगर रिलेशनशिप की हम बात करें तो रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए आज के टाइम पे देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि इंसान की जो खुद की सोच है ना, वो रिश्ते में पॉजिटिव होनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारी रिश्ते में सोच पॉजिटिव नहीं है, हम उस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि रिश्ते में सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है ना, सबसे पहले आता भरोसा, सेकंड चीज़ आती है लॉयल्टी, ठीक है। अगर हम किसी का भरोसा तोड़ते हैं तो वहाँ पे आने वाले समय में हमारा भी जो रिश्ता है या हमारी लाइफ है ना, वो ख़राब हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे बुरे कर्म माने जाएंगे। क्योंकि अगर हम किसी इंसान से 2 साल 5 साल रिश्ता जोड़ते हैं और अंत में आके हम उस इंसान को छोड़ देते हैं, या फिर हम उसको ये चीज़ बोल देते हैं कि नहीं अब हमारी नहीं जम सकती, ठीक है, मुझे कोई और इंसान पसंद है या मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम किसी की आत्मा को ठेस पहुँचा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। क्योंकि हमारी क्या है कि भावना चाहे उसको लेकर सही हो वहाँ पे, ठीक है, चाहे हम वहाँ पे फैमिली का सोच रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी बंधन में बंधे होते हैं ना, तब हम उस इंसान को नहीं छोड़ सकते। क्योंकि देखो, एक दोस्ती का रिश्ता और एक प्रेम प्यार का रिश्ता, ये 2 रिश्ते हैं जो इंसान खुद बनाता है। हाँ बिल्कुल। माँ बाप है, भगवान ने बना के भेजे हैं, भाई बहन है, वो भी भगवान ने बना के भेजे हैं, रिश्तेदार है, वो भी भगवान ने बना के भेजे हैं। लेकिन दोस्ती का रिश्ता एक ऐसा होता है कि अगर हम किसी के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो उसके अच्छे से बाखूबी निभाना चाहिए। अगर हम किसी से प्रेम प्यार करते हैं, ठीक है, हमारा रिश्ता अच्छा है, सामने वाला पार्टनर अच्छा है, तो उसके साथ हमेशा लॉयल रहना चाहिए। और अगर हम लॉयल रहेंगे उसके लिए तो वो रिश्ता भी कामयाब होगा और भगवान भी हमारी पूरी सहायता करेंगे। आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और पुराने समय से ही चल रहा है ये,
किसी को अट्रैक्ट करने के लिए या किसी को अपने कंट्रोल में करने के लिए वशीकरण हो गया, तंत्र हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, इन चीज़ों का यूज़ होता है, तो क्या ये सही होता है? देखिए इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले इंसान की भावना मैटर करती है, इंसान की नीयत मैटर करती है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देख रहे हो तो हर एक इंसान है ना वशीकरण करने पे तुला हुआ है। बिल्कुल। चाहे वो कोई एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे कोई न्यूमेरोलॉजी वाला होगा, चाहे वो टैरेट रीडिंग वाला होगा, चाहे योगी, तांत्रिक, अघोरी, जब कोई भी इंसान होगा। को प्यार होता है तब वो नहीं करता, लेकिन वो जब छोड़ के चला जाता है तब वो इन चीज़ों का यूज़ उसके अंदर क्या होता है कि देखो जब कोई इंसान किसी रिश्ते में है, अगर उस इंसान का रिश्ता किसी रीज़न की वजह से खराब हो रहा है तो वो ये चाहता है कि वो अपने रिश्ते को टूटने ना दे, बचाए। खराब ना होने दे, उस रिश्ते को किसी ना किसी तरीके से बचाए, तब वो इन चीज़ों का सहारा लेता है। लेकिन आज के टाइम पे ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि लोग इन चीज़ों का काफ़ी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। क्योंकि हर एक इंसान क्या होता है कि दुखी होता है, वहाँ पे वो किसी ना किसी के पास जाता है अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने के लिए, लेकिन सामने वाला क्या है कि पैसे के लालच में उसका जो काम है ना वो ख़राब कर देता है, ना तो वो काम करके देते हैं, उनके पैसे भी वेस्ट होते हैं वहाँ पे और उनका टाइम भी वेस्ट होता है, और अगले के मन में ये चीज़ होती है कि ये चीज़ें है ही नहीं, जबकि अब से नहीं प्राचीन समय से भी ये चीज़ें चलती आ रही है। अघोरी क्रिया होगी, तांत्रिक क्रिया होगी, बगलामुखी क्रिया होगी, इन चीज़ों के अंदर क्या होता है कि ये काफ़ी मायने रखता है। और जैसे आपने वशीकरण का सवाल पूछा है तो वशीकरण के अंदर जो मेन चीज़ें हैं ना वो इन चीज़ों के ज़रिए ही होती है। अच्छा तो सर, जैसे क्या कुंडली के अंदर या एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी ऐसे होते हैं जैसे अट्रैक्शन के लिए उपाय, या ऐसे होते हैं कुछ ग्रहों को देखकर? इसके अंदर क्या होता है कि देखो अगर हमें कोई इंसान पसंद है, कोई इंसान हमें जानता है अच्छे से, ठीक है, हम उसे पसंद करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ पूजा पाठ होती है, हम एक प्रार्थना के रूप में लेके चल सकते हैं। जैसे भोलेनाथ की सेवा करना, ठीक है, विष्णु भगवान की सेवा करना, ठाकुर जी की सेवा करना, उनके आगे हम अपनी प्रार्थना लेके चल सकते हैं। वहाँ पे इंसान एक प्रे करता है कि मुझे ये इंसान पसंद है, अगर मेरे योग्य है या मैं उसके योग्य हूँ तो हमारा रिश्ता ना वो वहाँ पे जोड़ा जाए। सर एक चीज़ बहुत है, मतलब चलती है कि लड़कियाँ 16 सोमवार का व्रत करती है एक अच्छे वर के लिए, तो क्या उन्हें मतलब ये चीज़ सही है, अगर वो व्रत करती है तो उन्हें अच्छा वर मिलता है? देखिए जो 16 सोमवार का व्रत है ना वो मेन शिव पार्वती का माना गया है। उसके अंदर क्या होता है कि शिव जी भगवान की और पार्वती माता की आराधना होती है। कोई भी लड़की अगर 16 सोमवार का व्रत रखती है, वो अपने मन की इच्छा अपने भगवान के आगे प्रकट करती है कि हे भगवान मुझे ऐसा इंसान चाहिए, ठीक है, कोई भी मेरे योग्य कोई लड़का हो तो मेरी ज़िंदगी में लेके आए, चाहे वो फैमिली के थ्रू हो चाहे रिश्तेदारी के थ्रू हो। तो जब वो 16 सोमवार के व्रत संपूर्ण तरीके से होते हैं, या तो 16 सोमवार के दौरान उस इंसान को उसका पार्टनर मिल जाता है, नहीं तो 16 सोमवार होने के बाद में जब उसका रिश्ता किसी इंसान से जुड़ता है, वो एक भगवान को साक्षी मान के उन पे भरोसा रख के उस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उनका जो मन है ना वो एक भगवान की कृपा पे ही टिका रहता है। क्योंकि उनके मन में ये चीज़ होती है कि ये इंसान अगर मेरी ज़िंदगी में आया है ना तो वो भगवान ने भेजा हुआ है, कि उसे हमने खुद ने नहीं चुना, वहाँ पे वो भगवान ने चुना है। तो वो भगवान पे भरोसा रख के उस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, और भगवान की कृपा से है ना वो रिश्ता वो आगे बढ़ता ही बढ़ता है। तो सर जैसे किसी को अगर लव मैरिज करनी हो, मान लो दोनों के बीच में अच्छा तालमेल है, प्यार है बीच में, और अगर वो करना चाहते हैं तो क्या वो भी किसी व्रत के द्वारा संभव है? देखिए इसके अंदर व्रत के द्वारा भी वो चीज़ें संभव है, लेकिन व्रत के अंदर क्या होता है कि अगर हम किसी भी देवी देवताओं का व्रत रखते हैं, उसका जो प्रभाव है, उसका जो फायदा है ना हमें एकदम से कभी भी नहीं दिखता। तो इसका जो मेन उपाय है ना वो इंसान उपाय करने के जरिए अगर चलता है, जैसे क्या कि मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ठाकुर जी की सेवा करें वहाँ पे, ठीक है, और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, घरेलू उपाय होते हैं, ठीक है, वो करें और रेगुलर बेस पे अगर वो चले तो भगवान की कृपा से वो उसका काम सक्सेस हो सकता है। मतलब ऐसे कौन कौन से उपाय है जो लड़का और लड़की दोनों करे ताकि उनकी लव मैरिज हो जाए? उसके अंदर सबसे बेटर ये है कि वो इंसान शिव जी की सेवा जरूर करे, दोनों, चाहे वो सोमवार की सोमवार शिव जी के मंदिर जाए, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। जैसे क्या है कि मेरा मानना तो ये है कि अगर हम भोलेनाथ के मंदिर में जा रहे हैं, ठीक है, तो घर से जल लेके जाना चाहिए, बाहर से हमें या मंदिर से कभी जल नहीं लेना चाहिए। घर से हम जल ले जाएं, थोड़े से चावल ले जाएं, काले तिल, चने की दाल और उड़द होते हैं, उड़द के साथ हम घी हो गया, शहद हो गया, गंगा जल हो गया, ये सारी चीज़ें हम शिवलिंग पे जब अर्पण करते हैं ना तो वहाँ पे वो हमारी जो आस्था है, ठीक है, हम जो भगवान पे भरोसा रख के वो चीज़ें वहाँ पे अर्पण कर रहे हैं, वहाँ पे शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे वो स्वीकार की जाती है। तो अगर कोई भी लड़का या लड़की
नियम से वो काम करे तो उनका जो रिश्ता है ना काफ़ी हद तक सक्सेस हो सकता है और उनका रिश्ता है ना भगवान की कृपा से जुड़ सकता है। तो सर जैसे हमने बात की थी वशीकरण की, तो क्या वशीकरण आपने बताया कि वो जो काम तो करता है, तो अगर किसी को वशीकरण करना हो, मतलब किसी को वश में करना हो, तो वो कैसे करेगा? देखिए, वशीकरण करने के लिए ना कई क्रियाएं होती है। हम्म जैसे मेरा मानना तो ये है कि देखो, एस्ट्रोलॉजी में हर एक इंसान वो काम नहीं कर सकता। हम्म इसके अंदर अलग अलग साधनाएं करनी पड़ती है, अलग अलग सिद्धियां प्राप्त करनी पड़ती है। जैसे बगलामुखी साधना, हाँ तांत्रिक क्रिया, अघोर क्रिया, ये ऐसी कई अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती है जिसके ज़रिए किसी इंसान का जो मन है ना अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है। और हम अगर ये चीज़ सोचें कि हम हर एक इंसान का वशीकरण करवा लें बिना किसी को जाने, बिना किसी को पहचाने, तो वो रिश्ता कभी भी जुड़ नहीं सकता, क्योंकि अनजान इंसान का, अनजान व्यक्ति का कभी वशीकरण हो ही नहीं सकता। संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि देखो, अगर हमारा किसी के साथ कोई रिश्ता जुड़ा है, हाँ। चाहे वो दोस्ती का है, चाहे वो प्रेम प्यार का है, चाहे वो पारिवारिक रिश्ता है, अगर वो रिश्ता खराब हो रहा है वहाँ पे, जैसे क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ये लेके चलो कि अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हाँ। उनका रिश्ता किसी रीज़न की वजह से ख़राब हो गया, अगर वो इंसान उस इंसान को सच्चे दिल से चाहता है और उसको वापस हासिल करना चाहता है, तो वो उस रास्ते चलेगा ही चलेगा। और उसके अंदर क्या होता है कि जो क्रियाएं होती है ना वो करनी पड़ती है जिसके ज़रिए वो अपने प्यार को हासिल कर सकता है। अदरवाइज़ अगर हम ये चीज़ सोचें कि हम हर एक इंसान का करवा लें, ठीक है, किसी की भी फ़ोटो ला के करवा लें, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कहीं पे भी। अच्छा, कुछ ऐसे उपाय भी होते हैं जिससे सामने वाला इंसान जो है अट्रैक्ट होने लगता है हमारी तरफ? उसके अंदर क्या होता है कि देखो, कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि जैसे एक नारियल लेके, ठीक है, अपनी फ़ोटो लेके और उस इंसान की फ़ोटो लेके जिसके ऊपर वो चीज़ें की जाए, ठीक है, और उसको हम मौली के साथ, मौली जो हम हाथ में कलावा बांधते हैं, उस कपड़े को फोल्ड करके 7 बार उस मौली को वहाँ पे लपेट कर 7 गांठें लगाकर, और जिनको भी हम मानते हैं, जो भी हमारे इष्ट देवता है, ठीक है, उनको मान के उनके आगे प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, अगर मेरी लाइफ में ये इंसान सही तरीके से आ सकता है या मेरे लिए सही है, तो वहाँ पे जिनको भी हम मानते हैं वो नारियल वहाँ पे उन देवी देवताओं के आगे रखे और वहाँ पे कम से कम 1.25 महीना सब्र करे, तकरीबन 45 दिन के करीब, और 45 दिन के करीब सब्र करे। और ये मेरा मानना है कि 45 दिन के अंदर अंदर ना उन चीज़ों का इफेक्ट काफ़ी बढ़ता है और भगवान की कृपा से वो कार्य ज़रूर सफल होता है। ऐसे अगर पति पत्नी का मान लो रिश्ता है, या तो पति चाहता है या पत्नी चाहती है कि मेरा जो पार्टनर है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या इधर उधर ना जाए, वो मेरी तरफ ही मोहित रहे, तो इसके लिए क्या कंट्रोल में करने के लिए मतलब अट्रैक्शन बना रहे, इसके लिए क्या उपाय? इसके लिए क्या होता है कि देखो, अगर कोई इंसान ये केस हमारे पास लेके आता है, तो हम पहले तो देखो दोनों की कुंडली को एनालाइज करेंगे, उनके ग्रहों को समझेंगे अच्छे से कि उनके ग्रहों का इफेक्ट क्या है वहाँ पे। अगर उनके पार्टनर के ग्रह नेगेटिव जा रहे हैं, तो उन चीज़ों का निवारण किया जाता है और कुछ उपाय होते हैं वो करने पड़ते हैं, जिसके ज़रिए क्या होगा कि उनकी जो प्रॉब्लम है ना वहाँ पे सॉल्व हो सकती है और उनका जो पार्टनर है ना उनके कहने में चल सकता है, ठीक है, परिवार में अच्छे से रहेगा और घर गृहस्थी में अच्छे से रुझेगा, कभी बाहर कभी मुंह नहीं मारेगा। सो मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही अच्छा पॉडकास्ट ये जो हुआ है आज का, और हमने समझा काफ़ी, कुंडली के बारे में जाना काफ़ी, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखने लिए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सर को भी फॉलो कर सकते हैं आप। और अगर आप सर से कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी समस्या अगर आपको है, तो पहले तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, सर खुद इन चीज़ों का आपको रिप्लाई देंगे, और सर से आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर सर के जितने भी कॉन्टैक्ट है वो मिल जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।